हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, देखिए आज का मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज आज का वीडियो बिल्कुल भी ना तो स्किप करें और ना ही थोड़ा देख करके छोड़ दे, क्योंकि आज जो हम चैप्टर से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और यही क्लास 12th का वो चैप्टर है जो क्लास 12th वाले बच्चों को जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा का पूरा देखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसमें हम करेंगे जेनेटिक्स का चैप्टर 2, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि लगभग हर साल ऑलमोस्ट उससे 3, 4, 5, 7 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। प्लीज वीडियो को ना तो स्किप करें ना ही आधा देख के छोड़े, आज का जो लेक्चर है इसको पूरा का पूरा अटेंड करें। ठीक है, देखिए ये वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशंस भी आएंगे, जो आपको कैलकुलेशंस भी करने होंगे, उस तरीके से भी यहां पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जैसा कि यहां पे पहला क्वेश्चन है, यहां पे पहला क्वेश्चन है कि इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसमें साइटोसिन दिया हुआ है 18%, तो एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा भैया? क्लियर, याद कीजिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था अकॉर्डिंग एरविन चारगफ रूल, अकॉर्डिंग टू एरविन चारगफ रूल, जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा, मतलब कि 18%, मतलब कि C प्लस G बराबर 18% प्लस 18% बराबर 36%। क्लियर, और यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपको बोल रहा है भैया कि एडेनिन का परसेंटेज निकालने के लिए कैसे निकालोगे? एडेनिन प्लस एडेनिन प्लस थाइमिन बराबर साइटोसिन प्लस गुआनिन। ठीक है, एडेनिन प्लस थाइमिन बराबर साइटोसिन प्लस गुआनिन। अब हम पहले क्या करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं एडेनिन और थाइमिन दोनों का एक साथ परसेंटेज। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमिन का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पे हम 100% माइनस साइटोसिन प्लस गुआनिन वाला परसेंटेज। ठीक है, तो 100 में से गया कितना? 36, तो यहां पे कितना बचेगा भैया? यहां बचेगा 64%, मतलब कि एडेनिन प्लस थाइमिन बराबर आ गया कितना? एडेनिन प्लस थाइमिन बराबर आ गया 64%। क्लियर, अब एरविन चारगफ रूल क्या कहता है? एरविन चारगफ रूल कहता है कि जितना साइटोसिन उतना गुआनिन, सेम जितना एडेनिन उतना थाइमिन, तो चाहे एडेनिन का निकालो या फिर थाइमिन का निकालो, तो आप में यहां पे एडेनिन का पूछ रहा है तो एडेनिन का इसका हाफ कर दो, 64/2 यानी कि 32%। तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आ जाए। देखिए यहां पे आपको बोल रहा है साइटोसिन का परसेंटेज दिया हुआ है और आपको निकालने को बोल रहा है एडेनिन का परसेंटेज। ठीक है, तो जब एरविन चारगफ रूल मैंने पढ़ाया हुआ था तो वहां पे मैंने बताया हुआ था जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा। ठीक है, मतलब कि साइटोसिन प्लस गुआनिन बराबर 18 प्लस 18 बराबर 36%। क्लियर, और जब हम और यदि हम निकालेंगे इसका एडेनिन प्लस थाइमिन का, यानी कि साइटोसिन प्लस गुआनिन है 36%, मतलब कि बाकी के क्या होंगे? बाकी के होंगे एडेनिन प्लस थाइमिन। क्लियर, अब एडेनिन प्लस थाइमिन हम कैसे निकालेंगे? तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 64%। और चूंकि एरविन चारगफ रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन भी होगा। तो एडेनिन का जब हमें कंपोजिशन निकालने के लिए क्या करेंगे? 64/2, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया अपना ऑप्शन 32। क्लियर, तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए फटाफट से आते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, याद कीजिए फॉर्मूला मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, न्यूक्लिक एसिड बराबर N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। मैंने बताया हुआ था कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसके यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। तो न्यूक्लियोटाइड बराबर मैंने लिखा हुआ था न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक है भैया। फॉस्फेट तो रह गया, इस दोनों के जगह पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, न्यूक्लियोसाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड बराबर होगा N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो देखिए कहां पे दिया हुआ है, N2 बेस नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्यूरीन बेस ऑफ डीएनए, डीएनए में कौन सा प्यूरीन प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहां पे जो नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस को दो पार्ट में बांटा जाता है भैया, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक प्यूरीन और दूसरा है पायरीमिडीन, क्लियर, दूसरा है पायरीमिडीन, क्लियर। अब देखिए यहां पे पायरीमिडीन की यदि बात करते हैं तो पायरीमिडीन तीन प्रकार का होता है, एक होता है साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, और प्यूरीन होता है दो प्रकार का, एडेनिन और गुआनिन, क्लियर। डीएनए की यदि हम बात करें तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन प्रेजेंट होता है, यूरासिल एब्सेंट होता है। यदि आरएनए की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल प्रेजेंट होता है, वहां पे थाइमीन एब्सेंट होता है, क्लियर। मतलब कि यहां पे क्या बोल रहे, मतलब कि ये जो प्यूरीन है, प्यूरीन दो ही होता है, एडेनिन और गुआनिन, और कोई सा भी प्यूरीन हो डीएनए और आरएनए में दोनों ही प्यूरीन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। पायरीमिडीन की बात करेंगे तो डीएनए में साइटोसिन और थाइमिडीन प्रेजेंट होता है, और आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल प्रेजेंट होता है, क्लियर, याद रहेगा इतना। तो अपना यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडेनिन और गुआनिन। तो देखिए कहां पे है, ये रहा एडेनिन और गुआनिन, क्लियर। यहां पे बोल रहा है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, डीएनए इनमें से किसका जेनेटिक मटेरियल है, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफाग, ठीक है। जनरली मैंने बताया हुआ था कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, बट ये दोनों जो हैं इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। सो अपना ऑप्शन हो जाएगा यहां पे सी करेक्ट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। ओके, व्हिच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए में एब्सेंट है। देखिए डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है, बचा का क्या, यूरासिल। तो यूरासिल डीएनए में नहीं होता है, क्लियर, क्लियर है यहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे क्या बोल रहा है, Which type of bonding is present between nitrogenous base of nucleic acid? जैसे मैंने बताया हुआ था ना कि एडेनिन जो है, एडेनिन की यदि बात करेंगे तो एडेनिन जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ, और गुआनिन जुड़ा हुआ होता है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड है ना भैया, ये बॉन्ड, इसका नाम मैंने बताया हुआ था, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस पेयर आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ बीडीएनए।
जैसे मान लीजिए कि ये एक डीएनए है, क्लियर। तो एक रोटेशन में कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है बताया हुआ था मैंने आपको, यहां पे जैसे एडेनिन थाइमीन के साथ, ठीक है, ऐसे करके टोटल 10 बेस पेयर यहां पे एक रोटेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहां 10 बेस पेयर, यहां 10 बेस पेयर, यहां 10 बेस पेयर, आगे जो रोटेशन होगा उसमें 10 बेस पेयर, तो यहां पे हो जाएगा अपना 10 करेक्ट, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, ठीक है जी, बोल रहा है न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, अब ये बताए हैं न्यूक्लिक एसिड का यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, पाइरीमिडीन प्रेजेंट इन डीएनए, अभी ही बताया हूं डीएनए में कौन सा पाइरीमिडीन प्रेजेंट होता है, साइटोसिन और थाइमीन, तो साइटोसिन और थाइमीन, यूरासिल एब्सेंट होता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर करते रहिए, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ शुगर, ठीक है। देखिए अभी जो मैंने बताया कि नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, तो पेंटोज शुगर जो होते हैं, पेंटोज शुगर 2 होते हैं, एक होते हैं राइबोज शुगर, एक होते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, मतलब कि यहां पे सामने में आंसर दिख रहा है, बोल रहा है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज किसके अंडर आते थे, तो भैया वो पेंटोज शुगर के अंदर आते थे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11, आंसर करते रहिए फटाफट, ठीक है। चलिए अगला है, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय, जो न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट था वो किसके द्वारा सीन किया गया था, किस हाइपोथेसिस के द्वारा वो सीन किया गया था। जब मैं आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि डेरिवेटिव ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे मिला, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि सबसे पहला चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, जो कि मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। अब ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में वो प्रॉपर डीएनए का स्ट्रक्चर तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा, उसमें उन्होंने न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट बता दिया था और थोड़ा सा ये बता दिया था कि हेलिकल होता है, ठीक है, बट प्रॉपर डीएनए का स्ट्रक्चर वो नहीं दे पाए थे। तो न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट किस में देखा गया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, कौन दिए थे, याद रखिएगा मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है जी, क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन है, इफ एन आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए इज केप्ट एट 82 to 90 डिग्री सेल्सियस, देन, यदि हम एक डीएनए के टुकड़े को, यदि हम एक डीएनए के पीस को 82 to 90 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तब क्या होगा, याद कीजिए मैंने बताया हुआ था, यदि डीएनए की अनकॉइलिंग करनी है, ओपन करना है, तो हम दो प्रोसेस हम कर सकते हैं, एक तो हम हेलिकेज एंजाइम के मदद से अनकॉइल कर सकते हैं, और दूसरा हम उसको टेम्परेट कर दे, उसको हम बहुत ज्यादा गर्मी दे दे, जैसे अपने लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, यहां पे कितना बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है 82 to 90 डिग्री सेल्सियस, इतनी ज्यादा गर्मी, तो जब हम इतना ज्यादा टेम्परेचर देंगे डीएनए के स्ट्रैंड को, तो वो क्या हो जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे, क्लियर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, क्लियर, ओके। न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाय व्हिच एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड को किस एंजाइम के मदद से निकाला जाता है, तो यहां पे न्यूक्लियेज, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है प्रोटीएज के द्वारा, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के कारण डीएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए पॉलीमरेज के कारण आरएनए का फॉर्मेशन होता है,
लाइगेज ये क्या करता है, ये डीएनए को ज्वाइन करता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को अलग करने में सहायक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देख लेते हैं। क्लियर, ये कह रहे हैं जैसे अभी हमने देखा कि पायरिमिडीन डीएनए में, अब यहां पे पूछ रहा है कि आरएनए में कौन सा पायरिमिडीन प्रेजेंट होता है। अभी मैंने बता दिया प्यूरिन तो दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए में दोनों। पायरिमिडीन डीएनए में प्रेजेंट होता था साइटोसिन प्लस थाइमिन, और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा आरएनए में, साइटोसिन प्लस यूरासिल। तो देखिए जहां पे आपको दिख जाए साइटोसिन प्लस यूरासिल, उस ऑप्शन नंबर सी पे आप कर दो टिक। क्लियर, अगला है यूरासिल इज रिलेटेड टू, यूरासिल किस चीज से रिलेटेड है, क्या वो डीएनए से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। जब डीएनए से रिलेटेड है ये नहीं है तब तो ई सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और सामने में जब दिख रहा है कि यूरासिल आरएनए से रिलेटेड होता है तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, मतलब अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या होता है, जिसमें एडेनिन जो है ये डबल बॉन्ड बनाता है आरएनए में यूरासिल के साथ। क्लियर, इंस्टेड ऑफ थाइमिन। एंटीकोडोन कहां पे हमें मिलते हैं, एंटीकोडोन हमें कहां पे मिलते हैं, क्या वो एमआरएनए पे मिलते हैं, नो। आरआरएनए पे, नो। टीआरएनए फॉर ट्रांसफर आरएनए, यस, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे बोल रहा है व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए, ठीक है। एक आरएनए का बेस सीक्वेंस यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। एक आरएनए का यहां पे बेस सीक्वेंस दिया हुआ है और यहां पे आपको बोल रहा है कि डीएनए में यही बेस सीक्वेंस किस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखिए जहां पे आपको क्या दिखेगा भैया, जहां पे आपको दिखेगा यूरासिल, जहां पे आपको दिखेगा यूरासिल, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, डीएनए में। देखिए इसकी बात करेंगे एडेनिन की, तो एडेनिन डीएनए में जुड़ा हुआ होता है थाइमिन के साथ, ठीक है। यूरासिल जो कि आरएनए में है, यदि डीएनए में आएगा तो यूरासिल होगा नहीं, वो होगा थाइमिन, और थाइमिन जुड़ा हुआ होगा किसके साथ, एडेनिन के साथ। साइटोसिन जुड़ा हुआ होगा किसके साथ, गुआनिन के साथ। गुआनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, यूरासिल यानी कि थाइमिन एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए सी डी यानी कि सब में से छोड़ दीजिए, जहां पे हमने लिखा वही है वहां पे उसका ऑप्शन। क्लियर, वही है उसका ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। When are ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज्ड, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन के समय, डीएनए के रेप्लिकेशन के समय जब डीएनए ओपन होता है, जब डीएनए ओपन होता है तो एक साइड क्या होता है, एक साइड होता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और दूसरे साइड कैसा होता है भैया, तो दूसरे साइड होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, या फिर इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और ये जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट बन रहा है यहाँ पे, इस फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इस फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। क्लियर, चलिए तो यहां पे बोल रहा है कि कहां पे ओकाजाकी बनता है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड पे बनता है, नो। ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे बनता है, यस। उसी को लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, यस। मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, बोथ बी एंड सी, ठीक है। मजा आ रहा है बनाने में, अच्छा लग रहा है। मैंने क्या बताया हुआ था, सबसे टफ चैप्टर को आपके लिए सबसे आसान करूंगा। क्लियर, तो ये रहा यहां पे 18 नंबर। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहां पे है सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज। आपको मैंने एक हाइपोथेसिस पढ़ाया हुआ था, मैंने आपको हाइपोथेसिस पढ़ाया हुआ है जिसका नाम था सेंट्रल डोग्मा। याद आ रहा है कुछ? जिसका नाम था सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा दिया गया किसके द्वारा? ये दिया गया था फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है, और ये सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है? सेंट्रल डोग्मा कह रहा था कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपने रूप को बदलते हैं। किस तरीके से? डीएनए की यदि बात करेंगे तो डीएनए से यदि डीएनए बन रहा है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से यदि आरएनए बन रहा है तब इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और यदि आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तब इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तब इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर है जी? क्लियर है यहां तक? यहां पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि सिंथेसिस हो रहा है आरएनए का डीएनए से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is involved in transcription of tRNA, 5SR RNA, SNRNA? ठीक है, मतलब कि यहां पे बोल रहा है कि ये जो tRNA, 5SR RNA और SNRNA है, इनका फॉर्मेशन कौन करते हैं? तो बताया हुआ था आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। तो उसमें से जो थर्ड वाला होता है यही इस टीआरएनए या और 5SR RNA और SNRNA का फॉर्मेशन करवाता है यूकैरियोट्स के अंदर। क्लियर? चलिए अगेन वंस अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन। एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए से, तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अगला है डीएनए बन रहा है आरएनए से। ठीक है, डीएनए बन रहा है आरएनए से, यानी कि डीएनए बन रहा है आरएनए से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो बनता है दैट इज cDNA। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। A sequence of 3 bases on tRNA which binds to mRNA codon is। ठीक है, which binds to mRNA codon is, मतलब कि यहां पे बोल रहा है tRNA के ऊपर 3 बेस वाला जो सीक्वेंस है वो mRNA पे किसके द्वारा वो बाइंड करता है? तो वो बाइंड करता है एंटीकोडोन के द्वारा। ठीक है, वो बाइंड करता है एंटीकोडोन के द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि इनिशिएशन कोडोन इसमें से कौन सा है? याद कीजिए, मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि सबसे मेन जो इनिशिएशन कोडोन होता है, हालांकि कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, और मेन जो इनिशिएशन कोडोन है उसको वो है AUG। ठीक है, और AUG जो है ये किस अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है? ये मेथियोनिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या है भैया? तो यह है स्टार्टिंग कोडोन, या फिर बोले तो इनिशिएशन कोडोन। इसीलिए बोला जाता है कि AUG के पास डुअल फंक्शन है, एक तो ये मिथियोनिन का फॉर्मेशन करता है और दूसरा ये इनिशिएशन कोडोन भी है। क्लियर? तो यहां पे सब चीज छोड़ के आपको ढूंढ लेना है पहले AUG। तो देखिए इन सब में जो मेन इन सब में एक ही दिख रहा है AUG, और उसके साथ है GUG। तो इन दोनों को बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन, बट मेनली जो नाम आएगा वो किसका आएगा भैया? तो वो आएगा AUG का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन। कौन सा वो ह्यूमन क्रोमोसोम है जिसके पास हाईएस्ट या फिर लीस्ट नंबर ऑफ जीन होता है? तो वो पहला, ठीक है, ह्यूमन में जो पहला क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन में जो फर्स्ट क्रोमोसोम होता है, उसी के पास सबसे ज्यादा जीन या फिर सबसे कम जीन होते हैं। और साथ ही साथ ह्यूमन में स्पेशली मेल में, फीमेल में वाई वाला होता नहीं है, तो वाई। तो क्रोमोसोम 1 पहला क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, इन दोनों क्रोमोसोम में या तो सबसे ज्यादा जीन होता है या फिर सबसे कम जीन प्रेजेंट होता है यहां पे। क्लियर? चलिए अगला है, हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस कोडोन। जब मैंने आपको जेनेटिक कोडोन पढ़ाया हुआ था तो वहां पे मैंने इस बॉक्स टाइप का बनाया हुआ था, ठीक है, और उस बॉक्स में इस तरीके से यहां पे बनाया हुआ था। क्लियर? तो 1 2 3 4, 4 चौका 16, और एक बॉक्स में क्या था, एक बॉक्स में 4 कोडोन बन रहे थे। तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 16 4 जा 64। तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, 64। ठीक है, क्लियर है जी यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि ऑपेरॉन मॉडल कौन प्रपोज किए हुए थे? ऑपेरॉन मॉडल के बारे में कौन बताए हुए थे? ठीक है, इनकी बात करेंगे तो इनका नाम आता है जेनेटिक कोड में, ये इनका आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, और मैंने बताया हुआ था जैकोब एंड मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने ऑपेरॉन मॉडल दिया हुआ था, और उसमें से भी आपके जो सिलेबस में है दैट इज लैक ऑपेरॉन। ठीक है, लैक फॉर लैक्टोज। और ये जो ऑपेरॉन मॉडल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ये जीन का फॉर्मेशन करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये जीन को एक्सप्रेस करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये जीन की फंक्शनिंग करवाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये करता क्या है? ये जीन को रेगुलेट करता है। तभी तो बताया हुआ था कि 2 टाइप के जीन होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंट जीन और दूसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट जीन। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर? चलिए अगला यहां पे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है? जंपिंग स्प्लिट जीन? नहीं। ट्रांसपोजोन? यस, ट्रांसपोजोन या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट मतलब कि जो मूव करता है यानी कि ट्रांसफर होता है, तो ये ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन दोनों होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलिए लैक ऑपेरॉन मॉडल मैंने बताया हुआ था कि बहुत सारा ऑपेरॉन मॉडल है। उस ऑपेरॉन में आपके सिलेबस में है लैक ऑपेरॉन, और ये लैक ऑपेरॉन कैसा मॉडल होता है? ये इंड्यूसिबल जीन सिस्टम होता है। इंड्यूस करना इन द सेंस, लैक ऑपेरॉन में आपको बताया हुआ था कि जब क्या होता है कि जब पीपो ZY पढ़ाया हुआ था ना, इस टाइप का लैक ऑपेरॉन वाले में बनाया हुआ था। ठीक है, और यहां पे बनाया हुआ था पीपो ZYA। यदि क्या होगा, यदि कोई जो लैक्टोज यदि एब्सेंट होगा, यदि यानी कि कोई इंड्यूसर यदि एब्सेंट होगा, तो वहां पे ये रिप्रेसर के साथ मिल करके और ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा और इसके काम को रोक देगा। लेकिन वहीं यदि बात करें यही पीपो, ठीक है, पीपो ZYA, यदि मान लीजिए कि यहां पे रिप्रेसर है, रिप्रेसर के साथ जुड़ गया इंड्यूसर, और लैक ऑपेरॉन में इंड्यूसर क्या होता है? तो ये होता है लैक्टोज। तो ये जो है ये लैक्टोज ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, और जब ये इसके साथ बाइंड नहीं करेगा तो ZYA जीन जो है ये 3 अलग अलग एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो लैक ऑपेरॉन क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? लैक ऑपेरॉन रिप्रेजेंट करता है
इंड्यूसिबल जीन सिस्टम को। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग बोथ। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, चला जाए आगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 32। इन अ डीएनए स्ट्रैंड, एक डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ा हुआ होता है? याद रहे यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पे N2 बेस नाइट्रोजन बेस नहीं बोल रहा है। नाइट्रोजन बेस जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से ही ना न्यूक्लिक एसिड बनता है, तो जो न्यूक्लियोटाइड है ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से किस तरीके से डिफर है। फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिख के भी समझाया हुआ था। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला होता है क्या? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। लेकिन यदि न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। यहां पे फॉस्फेट एब्सेंट होता है। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए और हिस्टोन पे कैसा किस टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? तो बताया हुआ था मैंने कि डीएनए पे होता है नेगेटिव वाला चार्ज और हिस्टोन पे होता है पॉजिटिव वाला चार्ज, और फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तभी तो डीएनए जो है, डीएनए को जो न्यूक्लियस के ऊपर जो राउंड किया जाता है, ठीक है, लपेटा जाता है, किस प्रोटीन के मदद से? हिस्टोन प्रोटीन के मदद से। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो सबसे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ठीक है, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल किसको बोला जाता है? तो वो आरएनए को बोला जाता है। क्लियर? अगला है हु अमंग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA। ठीक है, मतलब कि यहां पे बोल रहा है कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो जब डेरिवेटिव ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ था तो वहां पे मैंने पढ़ाया हुआ था पहला एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन दिए हुए थे, मतलब कि इन दोनों की भूमिका है। दूसरे थे एरविन चार्गाफ रूल, इनकी भी भूमिका है। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक, उनकी भी भूमिका है। तो किनकी भूमिका नहीं है? तो वो है मिशेल्सन एंड स्टाल। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहां पे 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहां पे 37। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, Which of the following step in ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज? यानी कि आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, आरएनए के द्वारा जो कैटेलाइज होता है ये ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप, उसमें उनमें से क्या क्या होता है? यानी कि जब डीएनए से आरएनए बनते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उस प्रोसेस में मैंने बताया हुआ था सबसे पहले होता है इनिशिएशन, जहां से आरएनए पॉलीमरेज एंटर करते हैं। दूसरा होता है इलोंगेशन, जहां से जो डीएनए का जो सेगमेंट है आरएनए पॉलीमरेज उसको आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब डीएनए से आरएनए बन गया तो टर्मिनेटर वाले साइड से टर्मिनेशन के दौरान वो बाहर आ जाते हैं। मतलब कि ये तीनों ही प्रोसेस यहां पे होंगे, तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, यानी कि जीन एक्सप्रेशन को जो कंट्रोल किया जाता है किस लेवल पे?
तो वो ट्रांसक्रिप्शन वाले लेवल पे बताया हुआ था मैंने जीन रेगुलेशन के टाइम पे, ठीक है। फिर से आ गया क्वेश्चन वही वाला, कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें सबसे कम जीन दूसरा क्वेश्चन है, विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटेड सीक्वेंस्ड, मतलब कि कौन सा लास्ट क्रोमोसोम है जो कि अपना सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में करता है, तो ये करता है क्रोमोसोम 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। चलिए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 40, 40वां नंबर क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन। नीतीश चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा बात करते हो, ठीक है। नीतीश और विकास एकदम कपल के जैसे, यहाँ पे ऐसे बात नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे घुस के मारेंगे, ठीक है। तो ये 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, ये यहाँ पे कह रहे हैं इन सम वायरसेस DNA is synthesized by using RNA template. Such a DNA is called. यानी कि बोल रहा है कि कुछ वायरस में क्या होता है कि DNA जो सिंथेसाइज्ड होते हैं RNA के टेम्पलेट के द्वारा, ठीक है। कुछ जो वायरस है, कुछ वायरसेस की यदि बात करेंगे तो RNA का जो सिंथेसिस होता है वो होता है DNA का जो सिंथेसिस होता है वो RNA टेम्पलेट के द्वारा होता है। तो जो DNA बनता है वो DNA कौन से होते हैं, वो DNA होते हैं cDNA, ठीक है, बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, द अमाइनो एसिड अटैचेस टू द RNA, जो अमाइनो एसिड होता है वो tRNA के किस एंड से अटैच करता है, 5 प्राइम या फिर 3 प्राइम, तो ये होता है 3 प्राइम वाला एंड, क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, अगला है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, इन DNA एडेनिन एंड थाइमिन आर पेयर्ड विद हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि यहां पे बोल रहा है कि डीएनए के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करेंगे तो डीएनए में जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहां पे ऑप्शन नंबर हो गया बी, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जो आरएनए बनता है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भैया, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिपीटिंग फिर से, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना है, क्लियर है। चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, कंजूसी नहीं करनी है, सब्सक्राइब करना है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, mRNA डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ, मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है भैया, तो यहां पे कह रहे हैं कि mRNA जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग से डायरेक्ट अटैच होते हैं, किस सीक्वेंस के द्वारा, तो वो कोडोन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, whose experiments cracked the DNA and discovered unequivocally that a genetic code is triplet, यानी कि वो कौन है जिन्होंने ये बताया अनइक्विवोकली, यानी कि इनके अगेंस्ट कोई नहीं था, सब इनसे सेटिस्फाई थे। कौन थे ऐसे जिन्होंने बताया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, तो वो थे नीरेनबर्ग एंड मैथी, क्लियर। चलिए अगला, टीओ डाइनर ने किस चीज की डिस्कवरी की हुई थी, तो उन्होंने फ्री इन्फेक्शियस आरएनए की डिस्कवरी की हुई थी, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज,
देखिए डीएनए की यदि हम बात करेंगे तो मैंने बताया हुआ था कि पूरा का पूरा जो डीएनए है ये कोडिंग नहीं करता है, ये कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं होते हैं। तो जो नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रॉन, और जो कोडिंग करते हैं उसको बोलते हैं एक्सॉन। तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओकाजाकी इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ओकाजाकी इनमें से हमें किसमें देखने को मिला हुआ था? क्या ट्रांसक्रिप्शन में? नो। म्यूटेशन की यहां पे बात ही नहीं है, सॉरी ट्रांसलेशन में भी नहीं, ना ट्रांसक्रिप्शन में ना म्यूटेशन में। बताया हुआ था डीएनए रेप्लिकेशन, अनकॉइलिंग हुई, ये था यहां पे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस या फिर लैगिंग स्ट्रैंड, और यही जो फ्रेगमेंट थे ये थे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकराजाकी नहीं। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला है, द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वाज मेड बाय, यानी कि जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो करवाया गया था बैक्टीरिया पे, यानी कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसको प्रूव करने में जो पहला योगदान था, जो सबसे पहले आगे आए थे वो कौन थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, चलिए हाफ सेंचुरी क्वेश्चन अगला बताइए फटाफट से, यहां पे बताइए यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ बोथ पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन्वॉल्व। ठीक है, जो दोनों जो पेप्टाइड होते हैं, पेप्टाइड यानी कि प्रोटीनस वाले, तो दोनों के दोनों जो पेप्टाइड वाले होते हैं और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं उनमें इनके फॉर्मेशन के में क्या इन्वॉल्व होता है? क्या हाइड्रेशन होता है? नो। एस्ट्रिफिकेशन होता है? नो। एसिडिफिकेशन होता है? नो। बचा कौन सा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला है, इन द लैक ओपेरॉन सिस्टम बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज कोडेड बाय। ठीक है, लैक ओपेरॉन सिस्टम में बी गैलेक्टोसाइडेज कौन बनाता है? जेड जीन। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया यहां पे करेक्ट। और फाइनली हमने शुभ मुहूर्त के जैसे शुभ जो होता है 51, सो हाफ सेंचुरी प्लस क्वेश्चंस हमने यहां पे आज के सेशन में कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको यहां पे समझाया हुआ भी है। ठीक है, चैनल पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आपके नीट एग्जाम से रिलेटेड। तो याद रहे कि आप उसमें एक्टिव रहें। ठीक है, उन सब चीज़ों को देखते रहे, क्योंकि बोर्ड तो खैर है ही, बोर्ड में बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, अच्छे से मेहनत किए हो, बोर्ड तो अच्छे से जाएगी ही, बट साथ ही साथ हमें कंपटीशन को भी नहीं भूलना है। ठीक है, आपका एग्जाम का फॉर्म भराना अब शुरू होगा, नीट का फॉर्म, बीसीसी का फॉर्म आने वाला है, सीयूटी का फॉर्म आएगा, आईसीआर का फॉर्म आएगा, एम्स नर्सिंग का फॉर्म आएगा। तो अभी इन सब का फॉर्म आने वाला है, सो एक्टिव रहें। ठीक है, जो मैं करवा रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से करें। जो भी क्लासेस होती है वीडियो स्किप ना करें। जिन्होंने पिछले वाला क्लासेस नहीं किया है वो जाकर के ओल्ड वीडियोस देख ले और वहां से क्लासेस कर ले। ठीक है, चलिए होप पसंद आया होगा। वंस अगेन रिपीटिंग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो और प्यारा से सुंदर सा कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने अगले क्लास में।